हेलो एंड वेलकम बैक। हम लोग पिछली कुछ वीडियो में नेशनलिज्म इन इंडिया देखेंगे तो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। हर एक टॉपिक उसका यार पूरा क्लियर एक एक शब्दों के साथ आपका कवर हो चुका है। तो यार जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या पढ़ेंगे भैया? पहिया में पहिया डुगू पहिया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपको अगर याद हो, जिनने टर्म 1 में अगर पढ़ाई करी है थोड़ी बहुत, तो उनको भली भांति याद होगा कि हमने क्या पढ़े थे। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। उसमें आपके 3 सेक्टर आते थे। एक प्राइमरी सेक्टर आता था, एक टर्शरी सेक्टर आता था और एक प्राइमरी सेक्टर आता था, सेकेंडरी सेक्टर आता था और टर्शरी सेक्टर आता था। प्राइमरी सेक्टर में आपको याद, टर्म 1 नहीं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो छोड़ के चले जाओ, टर्म 2 चल रहा। ठीक है, आपने इसमें रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ा था। इंडस्ट्रीज वो सेक्टर, ए सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो आपको फिनिश गुड में चीज़ बना के देते हैं, फिनिश गुड में चीज़ बना के देते हैं। टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जिनको अपन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये 3 सेक्टरों के बारे में हम लोगों ने भली भांति पिछली वीडियोस में पढ़ा, पिछली नहीं मतलब आपने टर्म 1 में पढ़ रखा है। लेकिन अब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज व्हिच कन्वर्ट दिस रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड। Manufacturing industries are the industries which convert these raw material into the finished product, or either they can convert ore to metals or refining of ores, refining of oil। ये सारी चीज़ें कौन करती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करती है। अब हम लोग आपका मेन पहले पेज पे आप देखेंगे तो एक मेन टॉपिक आता है सीधा जहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं राइट हैंड साइड, जो कि आपका आज का टॉपिक रहेगा। वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एम आई लिख रहा हूं, चलेगा? एम आई चलेगा? एम आई चाइना का ब्रांड है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहाँ की ब्रांड है भैया? ये अपनी इंडिया की है। आप समझिए मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत हमको क्यों। आप पहली समझिए, मैन्युफैक्चरिंग तो आप समझ गए होंगे क्या होता है भैया। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मतलब वो इंडस्ट्री जो इसको करती हैं वो हो जाएंगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आपकी किताब में एक लाइन लिखी हुई है, जिसमें आप किताब में लाइन पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। पहले तो इनका काम क्या होता है? एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना। ठीक, तुम लोग कहोगे कैसे? ये ऐसा क्या कर देती हैं कि एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हो जाता है अपने आप। आलू में मशीनें बिकने लगती हैं, आलू से निकल के सोना बनने लगता है। ऐसा होने लगता है कि भैया बिल्कुल नहीं होता। मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर का मतलब होता है जो फार्मर्स होते हैं उनको मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, यूरिया, मैन्योर, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको और ज़्यादा हाई लेवल पे बढ़ा सके। क्या कर सके भैया? और ज़्यादा हाई लेवल पे बढ़ा सके। तो दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंसी ऑफ पीपल इन एग्रीकल्चर इनकम। संग में क्या होता है आप देखेंगे, ये लोग क्या करते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है हम लोग एग्रीकल्चर पे, 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्टिल आर इन फार्म। अभी भी क्या है? फार्मर है भैया, अभी भी क्या करती है? एग्रीकल्चर में है। तो भैया बहुत सारी जो लोग हैं वो इसमें बिदे हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से क्या होता है, जो डिपेंडेंसी है, एक तो एग्रीकल्चर बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो काम पहले क्या होता था दिन भर में या 3 दिन 4 दिन में जो लोग करते थे वो आज 1 दिन में हार्वेस्टर कर देता है, 2 ही घंटे में कर देता है। तो टाइम की भी बचत होती है, संग में लोगों की भी बचत होती है। संग में क्या करता है? एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर देता है। इसी पॉइंट में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी आपको क्या कर देगा? ये प्रोवाइड कर देगा। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी क्या कर सकता है? इसको प्रोवाइड आपको कर सकता है। इसके बाद आप देखेंगे, आप अगर इस पॉइंट को ध्यान से समझें, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम,
अगर एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होगा तो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को क्या हो सकता है, मिल सकता है, और इंडस्ट्री में पर्टिकुलर या कोई वो अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो वी कैन से कि जो इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, एक तरीके से हाथ में हाथ मिला के चल रही है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर किस, ये इस पे डिपेंडेंट है और ये इस पे डिपेंडेंट है। तुम लोग कहोगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे, वो तो सीधा सीधा समझ में आता है क्योंकि रॉ मटेरियल हमको एग्रीकल्चर से ही मिलता है। लेकिन इंडस्ट्रीज कैसे एग्रीकल्चर पे, भैया मशीनरीज बना के कौन देगा, इंडस्ट्री देगी, आप देंगे क्या, नहीं। दूसरी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फलाना ढिकाना, पहनने के लिए कपड़ा का कौन देगा यार, इंडस्ट्री देगा। समझ में आ गई बात समझ में आ रही, क्लियर नहीं हो रही? पहला पॉइंट क्या है, क्लियर, किताब से पढ़ लो भैया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, दे आल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंसी ऑफ पीपल इन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग मॉडर्न मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो इंडस्ट्रीज और आप एग्रीकल्चर देखेंगे एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से है। दूसरा पॉइंट जो आता है मेन, आपका क्या है भैया, मेन है भाई, प्री-कंडीशन ऑफ द एरेडिकेशन, प्री-कंडीशन फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, प्री-कंडीशन फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये बात लिखी हुई है। प्री-कंडीशन क्या होती है भैया, किसी कंडीशन के पहले प्री-कंडीशन, किसी कंडीशन के पहले क्या होगी, प्री-कंडीशन। तो एक पहले से अगर हम लोग अपने देश में कोई इंडस्ट्री सेटअप करते, फॉर एग्जांपल आपने झांसी में एक इंडस्ट्री सेटअप करी मान के चलो, तो उसमें क्या होगा, आप देखेंगे धीमे से कि जो इंडस्ट्री है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, जिसके वजह से जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारी तरीके की होती है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, सीजन अनएम्प्लॉयमेंट, एक फलाना ढिका बहुत सारा, खैर अभी वो मोटिव नहीं है। ये क्या कर देगा, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे ही ख़त्म होगी तो नॉर्मल सी बात है, जब लोग काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो जो पॉवर्टी है वो क्या होने लगेगी, धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या कर देते हैं भैया, पॉवर्टी, गरीबी हटा देंगे, गरीबों को नहीं हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, गरीबी हटा देंगे। इसके बाद ये क्या करते हैं संग में, ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय स्टेबलाइजिंग इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड क्लास। समझो ये पॉइंट समझना भैया, जरूरी है भैया। दूसरा ही है, पहले क्या कर देते हैं, गरीबी हटा देते हैं, गरीबी हटाना है, भाजपा का नारा है, आ गई है सरकार जो भी, अब गरीबी हटा देंगे। अब मान के चलो कहीं इंडस्ट्री ऐसी जगह सेटअप हो गई जहाँ पे कुछ था ही नहीं, ठीक है, मान के चलो कर लिया उन्हें, रॉ मटेरियल मिल गया, लेबर मिल गया, तो मान के चलो उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप कर ली, ठीक है। अभी वो आगे पढ़ेंगे इंडस्ट्री कहाँ सेटअप करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए बाद में, ठीक है। अभी इनने क्या कर दिया, इंडस्ट्री सेटअप कर ली, तो आप धीमे धीमे देखो वहाँ पे जो व्यापारी वर्ग होगा वो बसना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसके रॉ मटेरियल पास में, रॉ मटेरियल जो फिनिश गुड होगा वो आसानी से लेके मार्केट में बेच सकता है, वहाँ पे वो अपना स्टोर हाउस बनाना चालू कर देगा, कुछ भी बनाना चालू कर देगा। तो संग में वहाँ के जो बैकवर्ड क्लास होंगे वो क्या होंगे भैया, उसमें काम करेंगे, काम करेंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, जो आपका पॉवर्टी तो है ही है संग में, जो क्या कहते हैं, जो लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है पैसों की वजह से, वो अपने बच्चों को आसानी से एजुकेशन देंगे ताकि वो बढ़ के एक दूसरी इंडस्ट्री सेटअप कर सकें, अपनी पढ़ाई के लेवल पे कुछ भी कर सकें। ये स्टेप खास कर किसमें भैया, जो तुम्हारा SC ST या बैकवर्ड क्लास होता है उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है, ब्राह्मण वगैरह तो कम आपको वहाँ पर काम करते मिलेगा। तीसरी चीज़ क्या आती है, फॉरेन एक्सचेंज। भैया हमारे देश की जो GDP है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट करती है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बात करता हूँ, ठीक है, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक। GDP जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है या बहुत ज़्यादा घट सकती है, कैसे? GDP अभी छोड़ो, GDP समझो आपको पैसा कमाना है, आपकी दुकान चाय की दुकान है, आप अगर चाय ज़्यादा बेचेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, पता चले चाय ज़्यादा खरीदे तो आपको फायदा होगा कि घाटा होगा, घाटा होगा, सिंपल सी बात है। तो आपका फायदा ज़्यादा किस में है भैया, एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट, जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट याद ना होता वो एक्स से याद रख ले, एक्स कौन होती है, जो छोड़ के
चली गई मतलब एक्सपोर्ट, चला जाना एक्सपोर्ट। और दूसरा क्या होता है, इम्पोर्ट। क्या होता है, इम्पोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट याद कर लो, इम्पोर्ट अपने आप उल्टा होता है। ठीक, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों पे डिपेंडेंट करती है हमारी जीडीपी। क्या करती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों पे डिपेंडेंट करती है। अगर हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, हम लोग ज़्यादा पैसा कमा लेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, घर में खाने को 4 किलो है, आप 4 किलो सप्लाई बाहर कर दो तो तुमको खुद भी खाने को नहीं रहेगा, फिर बाहर से खरीदना पड़ेगा, बात तो बराबर हो गई। तो उतना ही एक्सपोर्ट करना चाहिए जितना हमारी कंट्री के में एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट जो है उसको पूरा एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाना चाहिए, ताकि जो जब बढ़ेगा प्राइस तो तब बेचेंगे और फायदा कमाएंगे। आप जितना कम इंपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी कंट्री के लिए अच्छा होगा। जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब इफ आप या तो बिजनेस करिए उस तरीके से, इंपोर्ट करवा लीजिए, बाद में दूसरी कंट्री को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो आप ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन इंपोर्ट पे अपने देश को घाटा हो जाता है। चौथी और फाइनल बात आती है, जो कि बहुत बड़ी बात है जीवन के लिए। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यूज आर प्रॉस्पर। समझो क्या, गेहूं उगाया, ठीक है, तुमने आज क्या करा, गेहूं उगाया भैया। गेहूं कितना बिकता है, 2 रुपया 3 रुपया किलो, आपने बेच दिया। मान के चलो 50 रुपया किलो गेहूं उगाया था और तुमने वो क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन अब बिजनेस, बनिए की दिमाग सुन, बनिए का दिमाग क्या करेगा, वो यहाँ कहीं है नहीं, वो गेहूं वीट देखिए ना, 1 किलो वीट से समझाता हूँ, 1 किलो से समझता हूँ 10 किलो बात का। ठीक, 1 किलो वीट से क्या करेगा भैया, उसका आटा पिसाएगा। आटे को फ्लोर कहते हैं, पता है मुझे। ठीक, आटा पिसाएगा। अब प्राइस इसकी कितनी बढ़ती थी, 2 रुपये, इसकी कितनी बढ़ने लगेगी, 18-20 रुपये का तकरीबन ये मार्केट में बिकता है खुले में। अभी अपने यहाँ का बता रहा हूँ, 25 भी बिकता है, कहीं 30 भी बिकता है। ठीक है, 20-10 गुनी तो प्राइस होगी। यहाँ पे भी बेच सकते हैं, ठीक, यहाँ पे नहीं बेचना है। उसने क्या कहा, हम इससे बिस्किट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बिस्किट बनाएंगे। बिस्किट 1 किलो बिस्किट फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए, बिस्किट 5 रुपए का 50 ग्राम आता है, तो 100 ग्राम, ठीक, 100 रुपए का पड़ा। 1 किलो कितने का पड़ा गया, ये 100 रुपए का पड़ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें खर्चा भी लगेगा, बिस्किट इंडस्ट्री का होएगा तुम्हारे पास तभी तो करोगे, ज़बरदस्ती का थोड़ी कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें मान के चलो, उसने बिस्किट बनाया और उसको पड़ा, बिस्किट की कीमत पड़ी 1 किलो बिस्किट 50 रुपये, घुमा फिरा के मरी मराई हालत में 50 रुपये का पड़ा, तो भी वो उस पर कितना कमा रहा है, 50% अपना कमा रहा है। क्या कर रहा है, उस पर 50% कमा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। मार्केट चेंज कर, उसने 50% कमा लिया। वो जिसने गेहूँ 2 रुपये में बेचा था वो बैठा रह गया, वो 2 रुपये में से आधा रुपया ठन्नी चवन्नी कमा के ही रह गया। वो 1000 किलो भी बेचेगा तो भी उतना ज़्यादा 1 किलो उसके मुकाबले नहीं कमा पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है भैया, जो मतलब गेहूँ बेच किसान है, यहाँ पे इस चीज़ में पीछे रह जाता है। तो वही इस पॉइंट का मतलब है। क्या मतलब है भैया, जो रॉ मटेरियल को किस में बेचेगा, फर्निश्ड गुड्स में बेचेगा। रॉ मटेरियल को किस में बेचेगा, फर्निश्ड गुड्स में। रॉ मटेरियल इनटू फर्निश्ड गुड्स, जो इसमें बेचेगा उसका क्या होएगा भैया, उसको और ज़्यादा हायर वैल्यू, मतलब वो ज़्यादा प्राइस पे अगर बेचता है तो उस देश की वैल्यू भी ज़्यादा होएगी, कमा भी ज़्यादा पाएगा। समझो, मतलब अपने यहाँ समस्या क्या है, समझो। अपने यहाँ जो कॉटन होती है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कम दाम पे बेच देते हैं। कॉटन को क्या कर देते हैं कि जो अच्छी वाली कॉटन होती है उसको कम दाम इन सेंस जो एक्चुअली में मिलना चाहिए, जैसे गेहूं का बेचती है तो उस दाम पे बेच देते हैं। लेकिन और देश क्या करते हैं, उसी कॉटन का बढ़िया कपड़ा बना के और उससे 10 गुना ज़्यादा दाम पे बेचते हैं। वही हमारे देश वाले पीटर इंग्लैंड, फलाना इंग्लैंड के नाम से खरीद लेते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से बना के दे रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली वैल्यू में बना के दे रहे हैं, तो वो और ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं। हमारे लोग यहाँ पे फटा चिटा कपड़ा पहन के घूमता रहता है।
ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अगर भारत को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हमको बढ़ाना पड़ेगा। भारत को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ाना पड़ेगा। कहना चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। क्या करना पड़ेगा, भारत को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ाना पड़ेगा। आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और चीज़ों को समझ लीजिए। भैया ये 4 पॉइंट ध्यान से याद कर लेना, जैसे लिखे हैं वैसे के वैसे याद कर लो, पेपर में आएंगे।